वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज के इस कार्यक्रम में मांगलिक दोष के विषय में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि मांगलिक दोष को समाज में अनिष्टकारी दोष के रूप में माना जाता है, और ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में अगर मांगलिक दोष आ जाए तो उसके विवाह में दिक्कत आएगी ही या विवाह नहीं होगा, क्योंकि इसके कई सारे अपवाद होते हैं। और बहुत सारे ज्योतिषगण केवल मांगलिक दोष को देखते हैं, जिसके कारण से क्या होता है वो अपवाद को छोड़ देते हैं। जिसके कारण से क्या होता है कि कई सारी ऐसी जन्म कुंडलियां जिसमें मांगलिक दोष अपवाद स्वरूप कट जाता है, वो उसको मांगलिक दोष घोषित कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कई बार माता पिता अपने बच्चों की जो ओरिजिनल कुंडली है उसको छुपा लेते हैं, दूसरी गलत कुंडली बना करके देते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिससे कई बार विवाह के पश्चात जो है वो मानसिक तनाव होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग मांगलिक दोष के विषय में पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मांगलिक दोष कैसे बनता है, कितने प्रकार के मांगलिक दोष होते हैं, और किस प्रकार से इसके अपवाद जो है वो इसको खत्म करते हैं, और इससे संबंधित कुछ जो रेयर सीक्रेट्स है जो कहीं मिलता नहीं है वो भी आप लोगों के साथ एक दो शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि मांगलिक दोष हमारे जीवन में कैसे प्रभाव देता है। सबसे पहले जो मांगलिक दोष के विषय में सबसे ज्यादा एक श्लोक देखने को हम लोग को मिलता है, श्लोक सुनने को मिलता है, जहां कहा गया है कि लग्ने वये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाशकृत। जिसका अर्थ यह हुआ कि जन्म कुंडली के यदि पहले स्थान, चौथे स्थान, सातवें स्थान, आठवें स्थान और 12वें स्थान में अगर मंगल स्थित हो तो ऐसी कुंडली को हम लोग मांगलिक कुंडली कहते हैं। और अगर पुरुष की कुंडली में ये मांगलिक दोष विद्यमान है तो कन्या के लिए विनाशकारी होता है, और कन्या की कुंडली में अगर ये मांगलिक दोष विद्यमान है तो पुरुष के लिए विनाशकारी होता है। कई बार मांगलिक के संदर्भ में जब आप किसी गांव के ज्योतिषी से पूछेंगे तो कई बार गांव में खास तौर से एक टर्म यूज होता है, वहां दो वर्ड यूज करते हैं। एक कहते हैं कि ये मौलिया मंगल है, और दूसरा यूज करते हैं कि ये चुनरी मंगल है। मौलिया मंगल को ही कई बार पगड़ी मंगल भी कहा जाता है। कई सारे पुराने ज्योतिषी जो हैं वो ये वर्ड को खास तौर से यूज करते हैं, मौलिया मंगल और चुनरी मंगल। तो इसको समझते हैं कि आखिर ये जो दो शब्द हैं इसका अर्थ क्या है। देखिए, बहुत ही सामान्य सी बात है कि यदि पुरुष की कुंडली में ऊपर कहे गए स्थान पर, यानी कि लग्न स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और अष्टम स्थान में और 12वें स्थान में, इन स्थानों में अगर मंगल स्थित होंगे तो उस कुंडली को मौलिया मंगल कहेंगे। अर्थात पुरुष की कुंडली में अगर मांगलिक है, मांगलिक दोष है, मंगल इन स्थानों में है जो मैंने कहा, तो उसे हम लोग मौलिया मंगल वाली कुंडली कहेंगे या फिर पगड़ी मंगल कहेंगे। इसी के विपरीत यदि स्त्री की कुंडली हो और पहले स्थान, चौथे स्थान, सातवें स्थान, आठवें स्थान और 12वें स्थान में मंगल स्थित हो तो उसे चुनरी मंगल वाली कुंडली कहते हैं। यानी कि पुरुष की कुंडली में अगर मंगल होगा तो उसे पगड़ी मंगल या मौलिया मंगल कहेंगे। स्त्री की कुंडली में अगर मंगल होगा तो उसे हम लोग चुनरी मंगल कहेंगे। और यह प्रचलित है कि समाज में कि मौलिया मंगल वाली अगर जातक है, जातक की कुंडली है, तो उसे चुनरी मंगल वाली स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए, और चुनरी मंगल वाली यदि स्त्री की कुंडली है तो उसे मौलिया मंगल वाले पुरुष के साथ विवाह करना चाहिए। अभी जिन जिन भावों को मैंने कहा
उसमें यदि मंगल स्थित हो तो उनको खराब माना गया है। क्योंकि जब कभी भी आप देखेंगे कि लग्न में अगर मंगल स्थित होंगे तो वहां से मंगल की दृष्टि जो है वो मंगल की चूंकि चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है, तो लग्न में जब मंगल स्थित होंगे तो लग्न में स्थित होकर के मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो चौथे स्थान पर, सातवीं दृष्टि सातवें स्थान पर और आठवीं दृष्टि आठवें स्थान पर पड़ेगी। जिस कारण से उनके जो चूंकि लग्न में बैठे हैं तो एक तो शरीर प्रभावित होंगे, चौथा स्थान सुख का स्थान होता है तो सुख नष्ट होगा, सप्तम स्थान पति या फिर पत्नी का स्थान होता है, तो मंगल की सातवीं दृष्टि पति या पत्नी का स्थान पर पड़ने के कारण अगर पति की कुंडली है तो पत्नी की स्थिति, और पत्नी की कुंडली अगर है तो पति की स्थिति खराब रहेगी। और अष्टम भाव पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो दाम्पत्य सुख में कमी आती है। इसी प्रकार से जब आप मंगल को देखेंगे कि मंगल जब चौथे स्थान में स्थित होते हैं तो चूंकि चौथा स्थान सुख का स्थान होता है, सांसारिक सुख जो भी जितने भी प्रकार के सांसारिक सुख हैं वो हम लोग चौथे स्थान से देखते हैं। तो जब भी मंगल चौथे स्थान में स्थित होंगे तो वो सुख को नष्ट करते हैं। चौथी दृष्टि विवाह का स्थान पर पड़ती है तो पति या पत्नी को नुकसान होता है। सातवीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ने के कारण कर्म क्षेत्र में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, और आठवीं दृष्टि एकादश स्थान अर्थात आय के स्थान पर पड़ती है, तो जिस कारण से व्यक्ति को आय या आमदनी कमाने में भी, व्यक्ति को धन कमाने में भी दिक्कतें आती हैं। इसी प्रकार से जब मंगल जो है वो सातवें स्थान में बैठेंगे तो सातवां स्थान तो विवाह का स्थान ही है, तो वहां पर जब मंगल बैठते हैं तो वो पति या पत्नी की स्थिति को प्रभावित करते हैं, विवाह के सुख में कमी करते हैं। चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी तो दसम स्थान पर पड़ेगी, तो दसम स्थान कर्म का क्षेत्र है, कर्म स्थान पे चौथी दृष्टि पड़ने के कारण उसमें व्यवधान देंगे। दूसरा सातवीं दृष्टि जो है वो स्वयं के क्षेत्र पर पड़ेगी, तो स्वयं के शरीर को थोड़ा कष्टकारी देंगे, स्वयं के शरीर को थोड़ा कमजोर करेंगे। और जो आठवीं दृष्टि है वो परिवार के स्थान पर पड़ेगी, तो परिवार के सुख में दिक्कत करेंगे। इसी प्रकार से जब मंगल जो है वो आठवें स्थान में बैठते हैं, तो जब मंगल आठवें स्थान में बैठेंगे तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आय स्थान पर पड़ेगी, सातवीं दृष्टि धन स्थान पर, परिवार के स्थान पर पड़ेगी, और जो आठवीं दृष्टि है वो पराक्रम स्थान पर, भाई बहनों के स्थान पर पड़ने वाली है। तो जब अष्टम स्थान है तो वो विवाह का सुख स्थान होता है, तो विवाह के सुख को नष्ट करते हैं। आमदनी, चौथी दृष्टि आमदनी के स्थान पर पड़ती है तो आमदनी प्रभावित होती है। सातवीं दृष्टि धन के स्थान पर पड़ती है तो धन कमाने में व्यक्ति को दिक्कत आता है, वो परिवार का भी स्थान है, तो परिवार के सुख को नष्ट करते हैं यहाँ पर बैठकर मंगल जो है। और आठवीं दृष्टि जो है वो छोटे भाई बहनों के स्थान पर या यश के स्थान पर पड़ती है, तीसरा स्थान यश का भी होता है। तो आप देखेंगे कि मंगल जब आठवें स्थान में बैठेंगे तो छोटे भाई बहनों के सुख में कमी करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि नहीं मिलती। प्रसिद्धि कमाने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब एक हो गया द्वादश स्थान बच गया, तो द्वादश स्थान में जब भी मंगल बैठेंगे तो जो द्वादश स्थान है वो सैया सुख का स्थान होता है, तो उसमें कमी करेंगे। चौथी दृष्टि छोटे भाई बहनों के स्थान पर, तीसरे स्थान पर पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों के सुख को हानि पहुंचाएंगे, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी रहेगी। सातवीं दृष्टि जो है वो शत्रु के स्थान पर पड़ेगी, तो वहां पर शत्रु जो है, यहाँ पर सातवीं दृष्टि जो है मंगल की वो शुभ मानी गई है, क्योंकि वो शत्रु स्थान पर पड़ती है तो शत्रु को संहार करते हैं, अर्थात शत्रु की जो है व्यक्ति के जीवन में कमी रहती है। शत्रु बहुत ज्यादा व्यक्ति पर हावी नहीं हो पाते, प्रभावशाली शत्रु नहीं होते, व्यक्ति स्वयं प्रभावशाली होता है।
पर जो 12वें स्थान में मंगल के बैठने के कारण 8वीं दृष्टि जो मंगल की है वो विवाह का स्थान पर पड़ जाती है। तो यहाँ पर मंगल बैठ करके विवाह के शुभ फल को कम करते हैं। अतः इसी लिए आप देखेंगे कि इन स्थानों में मंगल की स्थिति को अनिष्टकारी माना गया है। 12वां स्थान, प्रथम स्थान, चौथा स्थान, सप्तम स्थान और अष्टम स्थान, इन स्थानों में। अब दक्षिण भारत में, थोड़ा उत्तर भारत से अलग थोड़ा सा एक मत है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि अगर मंगल दूसरे स्थान में बैठ जाए तो वहां पर दूसरे स्थान में बैठे हुए मंगल को भी खराब माना गया है। यदि मंगल जो है वो दूसरे स्थान में बैठ जाए तो उन लोगों का मानना है कि ऐसे व्यक्ति के विवाह में दिक्कत आती है। इसे भी मांगलिक दोष के अंतर्गत वो लोग मानते हैं। तथा कई सारी प्राचीन पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ने में भी आता है, ऐसा वक्तव्य वहां पर भी यथा कथा कई जगह पर मिलता है कि जब भी मंगल दूसरे स्थान में बैठते हैं तो वो विवाह के सुख में कमी करते हैं। तो हमारे मत से इसको भी विचार करना चाहिए, क्योंकि इसको भी हमने कई सारे कुंडलियों पर देखा है, हमारे अनुभव में भी आया है कि दूसरे स्थान में अगर मंगल स्थित होते हैं तो प्रथम दृष्टया जो कुंडली है उसमें विवाह में दिक्कत आती है। और भी कई सारे इसके स्टेप होते हैं, वो उसकी चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन अगर दूसरे स्थान में मंगल है तो ये मान करके चले कि सामान्य तौर पर व्यक्ति के विवाह में दिक्कत आती है। एक बड़ी अच्छी बात आपको अपने अनुभव की बता रहा हूं, जो अपने गुरुजनों से मिली है, मेरा नहीं है, कि इन सभी स्थितियों में अगर स्त्री की कुंडली में अष्टम स्थान में यदि मंगल स्थित हो तो वो विशेष अनिष्टकारी होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने 5 स्थान आपको बता दी, 12वां स्थान, लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और अष्टम स्थान। तो आखिर इन 5 स्थान में सबसे ज्यादा मंगल जो है वो अनिष्टकारी किस स्थान में होगा? तो अगर स्त्री की कुंडली है तो मंगल 8वें स्थान में विशेष अनिष्टकारी होगा। वहीं अगर पुरुष की कुंडली है तो जब मंगल द्वादश स्थान में बैठते हैं तो वो विशेष अनिष्टकारी होते हैं। अर्थात स्त्री की कुंडली के लिए 8वां मंगल बहुत खराब होता है और पुरुष की कुंडली के लिए 12वां मंगल जो है वो बहुत खराब होता है। अब एक मांगलिक दोष के अंतर्गत एक और बात याद आ रही है कि कई बार ज्योतिषी लोग जो है वो एक टर्म यूज करते हैं, जैसे मांगलिक, द्विमांगलिक, त्रिमांगलिक, कहीं कहीं चतुष्मांगलिक, पंचमांगलिक सब भी सुनने को मिलता है। तो आखिर ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। जन्म कुंडली के लग्न स्थान, चौथे स्थान, 7वें स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान में यदि केवल मंगल हो तो उसे मांगलिक कुंडली कहेंगे। केवल मंगल हो तो उसे हम लोग मांगलिक कुंडली करते हैं। लेकिन यदि इन्हीं स्थानों में मंगल जो है वो अपनी नीच राशि के होकर के स्थित हो जाए, अर्थात प्रथम स्थान में नीच के हो जाए, चौथे स्थान में नीच राशि के हो जाए, 7वें स्थान में नीच राशि के हो जाए, 8वें स्थान में नीच राशि के हो जाए, या फिर 12वें स्थान में मंगल जो है वो नीच राशि के हो जाए, तो इसे हम लोग द्विमांगलिक कुंडली कहते हैं। मंगल के अलावा सूर्य, शनि, राहु, केतु, इन पाप ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह यदि इन स्थानों में स्थित हो जाए, अर्थात जो स्थान मैंने कहा वही स्थान में अगर इन पाप ग्रहों के अलावा कोई भी एक ग्रह स्थित हो जाए तो उसे त्रिमांगलिक कुंडली कहेंगे। यदि इन्हीं स्थानों में मंगल के अतिरिक्त 2 अन्य पाप ग्रह स्थित हो तो उसे चतुष्मांगलिक कुंडली कहेंगे। यदि इन्हीं स्थानों में मंगल के अतिरिक्त 3 अन्य पाप ग्रह स्थित हो तो उसे पंचमांगलिक कुंडली कहेंगे। अब देखेंगे कि लास्ट में जो 3 मांगलिक मैंने कहा,
अर्थात कि पंचमांगलिक, चतुष्मांगलिक, त्रिमांगलिक, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। परंतु इसके भी कई सारे अपवाद हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि किन किन परिस्थितियों में मंगल दोष जो है वो भंग हो जाते हैं। अब उसकी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मंगल दोष के भंग होने के संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा प्राचीन श्लोक जो देखने को मिलता है, जहां कहा गया है कि भौमेन सदृशो भौम पापो वा तादृशो भवेत विवाह सुगदः प्रोक्त चिरायु पुत्र पौत्रदः। जिसका अर्थ है कि मंगल के जैसा ही पाप ग्रह, तो पाप ग्रह कौन कौन हो गए? सूर्य हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए। तो मंगल के जैसा ही पाप ग्रह दूसरी कुंडली में हो, अर्थात जिससे मैचिंग कर रहे हैं आप कुंडली, उनकी कुंडली में अगर हो, मंगल ना हो लेकिन यही यही ग्रह जो है वो उस हाउस में हो जो लड़के के हाउस में मंगल हो। इसको थोड़ा इस तरह से समझें कि मांगलिक दोष के निवारण के संदर्भ में जो सबसे मुख्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है कि यदि पुरुष की कुंडली में पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां स्थान में मंगल हो तथा स्त्री की कुंडली में पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां स्थान में मंगल ना हो लेकिन शनि, राहु या सूर्य हो, तो मंगल का मिलान जो है वो हो जाएगा। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, सारी समस्याएं जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इस श्लोक का मुख्य तौर पर अर्थ जो है वो यही हुआ। यदि स्त्री की कुंडली में ऊपर कहे गए स्थानों में मंगल तथा पुरुष की कुंडली में ऊपर कहे गए स्थानों में मंगल ना हो लेकिन शनि, राहु, सूर्य ये पाप ग्रह स्थित हो, तो भी मंगल का जो है वो मिलान हो जाता है। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, सारी समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं। अब इससे संबंधित कुछ और सूत्र हैं जो इस प्रकार से हैं। एक श्लोक और आता है, बहुत अच्छा श्लोक है, इसी से संबंधित श्लोक है कि जहां कहा गया है कि शनि भौम अथवा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत तस्वेव भवनेस्वेव भौम दोष विनाशकृत। अर्थात कि शनि, मंगल, राहु, सूर्य, केतु अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में कन्या जातक के हो और इन्हीं भावों में वर के भी हो तो भौम दोष नष्ट हो जाता है। मंगल के स्थान पर दूसरी कुंडली में शनि या पाप ग्रहों में से कोई भी एक उस दोष को काटता है। इस श्लोक के अलावा भी कुछ श्लोक और प्राचीन ग्रंथों में हम लोगों को मिलते हैं जहां मंगल दोष को किस किस प्रकार से भंग होगा इसके संदर्भ में। तो एक श्लोक और हम लोगों को मिलता है जहां कहा गया है कि सप्तमस्थो यदा भौम गुरुना च निरीक्षितः सर्व सौख्यम च मंगली दोष नाशकृत। अर्थात कि सातवें हाउस को अगर बृहस्पति देख ले और सातवें स्थान में मंगल स्थित हो, सातवें स्थान में मंगल अगर स्थित होंगे तो वो मांगलिक कुंडली कहलाएगी, और सातवें स्थान में स्थित मंगल को अगर बृहस्पति देख लें तो मांगलिक दोष नष्ट होकर के सर्व सुख देता है, सभी सुखों को देने वाला होता है। ये जो श्लोक है ये हमें भृगु संहिता से मिलता है। ये जो श्लोक कहा गया है ये भृगु संहिता का है कि मंगल अगर सातवें स्थान में स्थित हो और बृहस्पति अगर देख ले तो मांगलिक दोष जो है वो भंग हो जाता है। इसे हमने और हाउसेस के लिए भी अप्लाई किया। जैसे पहले स्थान में अगर मंगल और बृहस्पति देख ले तो क्या होगा, चौथे में बैठ जाए मंगल बैठ जाए और बृहस्पति देख ले तो क्या होगा, आठवें में या 12वें में मंगल को बृहस्पति देखे तो क्या होगा। तो सातवें स्थान में अगर बैठे हुए मंगल को बृहस्पति देखते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा इसके प्रभाव को, मंगल के प्रभाव को कम कर देते हैं। लेकिन अगर मंगल पहले स्थान, चौथे स्थान, आठवें स्थान और 12वें स्थान में अगर बैठे हुए होते हैं और बृहस्पति देखते हैं तो इसका प्रभाव जो है बहुत ही नगण्य होता है।
बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव इफेक्टिव नहीं होता है। तभी आप देखेंगे कि जो श्लोक मिलता है वहां कहा गया कि सप्तमस्थो यदा भौम, मतलब कि सप्तम स्थान में यदि भौम, भौम मतलब मंगल, अगर मंगल स्थित हो, गुरुना च निरीक्षित, बृहस्पति उसको देख रहे हो, सर्व सख्यम सौख्यम, सभी प्रकार का सुख मिलता है, मंगली दोष नाश करता है, मंगली दोष जो है वो नाश हो जाता है उसका। इसके अलावा इससे संदर्भ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक मिलता है, बहुत कम लोग इसको जानते होंगे, जहां कहा गया है कि अजय लग्ने वये चापे पाताले वृश्चिके स्थिते वृषे जाए घंटे रंध्रे भौम दोषो न विद्यते। अर्थात कि मेष का मंगल लग्न में स्थित हो, वृश्चिक का चौथे स्थान में, वृषभ का मंगल जो है वो सप्तम स्थान में हो, कुंभ का मंगल आठवें स्थान में हो, धनु का मंगल द्वादश स्थान में हो, तो भौम दोष जो है अर्थात मंगल दोष जो है वो नहीं रहता। अब अनुभव की बात मैं करता हूं कि यदि किसी भी कुंडली में, अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा कुंडलियां मैं देख चुका हूं अभी तक, तो अधिकतर कुंडलियों में हमने देखा है कि जब भी ऊपर कहे गए स्थानों में अगर मंगल बैठे हों और उस मंगल के साथ यदि राहु साथ में जाकर के बैठ जाए, सामान्य तौर पर हम क्या समझेंगे, वह मांगलिक कुंडली है और राहु भी बैठ गए, मतलब दो दो पाप प्रभाव, दो दो पाप प्रभाव उस हाउस के ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये अपना अनुभव, मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर मांगलिक योग बना हुआ हो और उस मंगल के साथ राहु भी बैठ जाए तो मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं रहता है, विवाह बहुत अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि अगर मंगल 7वें स्थान में राहु के साथ बैठेगा तो फिर ये परिणाम देखने को नहीं मिलता। लेकिन बाकी शेष जो 4 स्थान है, चौथा स्थान, लग्न स्थान, द्वादश स्थान और अष्टम स्थान, इन स्थानों में अगर मंगल जो है राहु के साथ बैठ जाए तो यहां पर भी मांगलिक दोष जो है वो भंग होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आज का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। हरि ओम नारायण।